युद्ध के बीच भारत को भगोड़ों का तोहफा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे वॉर जोन में। वो वॉर जोन जो हर रोज हर दिन आपके सामने लेकर आता है वो तस्वीरें जो युद्ध से जुड़ी हुई हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध जहां हम लगातार देख रहे हैं। 58वां दिन है आज, 58th डे, यानी 2 दिनों के बाद 60 दिन, 2 महीने पूरे हो जाएंगे। रूस जो रुक नहीं रहा, यूक्रेन जो झुक नहीं रहा, और इन सब के बीच में आ रही है तबाही की वो कहानी जिसका उपसंहार, जिसका अंत अभी तक नहीं लिखा गया है। ये अंत कहां जाकर लिखा जाएगा ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कहना बहुत आसान है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की परिस्थितियों ने दुनिया के ऑर्डर को ही बदल दिया है। और इस ऑर्डर में खास तौर से अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक नए प्रणेता के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। दुनिया भर के तमाम मुल्क भारत में देख रहे हैं वो चेहरा जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो परिणित हो चुका है उस पर एक पूर्ण विराम लगाने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्तर पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि युद्ध के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन के करीब पहुंच सकती है, क्योंकि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन परिस्थितियों में भारत एक ऐसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत एक ऐसा क्षेत्र है, भारत एक ऐसा निवेश का गढ़ है जहां पर दुनिया भर की अब नजरें गड़ी हुई है। पहले आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्चुअली मीटिंग होती है, बात होती है, 1-to-1 टॉक होती है, और इन सब के बीच कोई दबाव नहीं आता है, किसी भी तरीके का कोई दबाव भारत पर नहीं कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि भारत ने तो पहले ही अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया कि वो अपने यानी भारत और भारतीयों के हित के अनुरूप अपनी नीतियों को बनाने का अधिकारी है। वहीं इन सब के बीच अब जब ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, बोरिस जॉनसन जब यहां पर आए हुए हैं, तो बोरिस जॉनसन ने भी रूस और भारत के रिश्ते को लेकर जो बड़ी बातें कही हैं, दरअसल वो बड़ी बातें सीधे सीधे बता रही हैं कि भारत आज उस मोर्चे पर सर्वोच्चता प्राप्त कर चुका है जहां पर दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत पर किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाए, बल्कि उलट ये देखा जा रहा है कि भारत में अनंत संभावनाओं को देखते हुए दूसरे मुल्क अब भारत के प्रति अपने नरम रुख को दिखाते हुए तमाम उन कदम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जो भारत को और अधिक सर्वोच्चता देगा। और इसी कड़ी में बोरिस जॉनसन आए हैं और युद्ध के बीच भारत को भगोड़ों का तोहफा दे रहे हैं, यानी खास तौर से जिनका इंतजार है उन भगोड़ों का, जो देश के दुश्मन हैं, सलाखों के पीछे जल्द ही होंगे, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि भारत का कोई भी भगोड़ा ब्रिटेन में स्थान नहीं पा सकता है। ये बयान किस तरह से लिया जाना चाहिए युद्ध के बीच, ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, आज इसी पर हम करेंगे खुलकर चर्चा अपने विशेष अतिथियों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए, क्योंकि ये वॉर जोन है और इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बीते 58 दिनों के बाद अब जब 58वां दिन खत्म होने को है तो वॉर जोन में आखिर हुआ क्या क्या है। टॉप अपडेट्स जल्दी जल्दी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 58वां दिन है आज, 58th डे खत्म होने को है। रूस ने मारियोपोल शहर पर जीत का दावा कर दिया है, मारियोपोल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिटी, पोर्ट सिटी कहा जाता है, और रूस के झंडे अब यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। मारियोपोल शहर के पास दिखाई दे रही है सामूहिक कब्रें। ये कहा जा रहा है कि मारियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पर मिसाइल अटैक किया है। अब देखिए पूर्वी की तरफ बढ़ चुका है रूस, और इसीलिए पूर्वी इलाकों के क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ज़पोरिज़िया में मिसाइल हमले में 8 नागरिकों के घायल होने की खबर आ रही है। अटैक हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, ये रोज की खबरें बन चुकी हैं। और इन सब के बीच देखिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी जल्दी। रूस यूक्रेन युद्ध में अपडेट अगला ये है कि रूस ने कमला हैरिस, जुकरबर्ग सहित 27 अमेरिकियों पर बैन लगा दिया है। यानी अगर रूस पर बैन लग रहा है तो रूस भी किसी भी हद में पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी अपनी तरफ से लगातार बैन लगा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा बहुत सारे अमेरिकी सांसदों पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके बाद देखिए अब रूस ने कमला हैरिस, जुकरबर्ग पर जहां बैन लगाया है, वहीं अमेरिका रूस से जुड़े जहाजों को बंदरगाहों पर
आने नहीं देगा, यह अमेरिका ने कह दिया है। एक दूसरे के सैंक्शंस वॉर जो है वो भी एक दूसरे के प्रति चल रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन ने अपने कांग्रेस से, अपनी संसद से मदद मांगी है और ये मदद फंडिंग के रूप में मांगी गई है, क्योंकि यूक्रेन लगातार तबाह होता जा रहा है। बाइडेन जल्द भेज सकते हैं यूक्रेन में अतिरिक्त सैन्य सहायता। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की ने कहा था कि मदद सिर्फ कहने के लिए मत कहिए, मदद करने के लिए धरातल पर कुछ करिए। अब इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द सैन्य सहायता भी भेज सकता है। इधर क्रेमिना पर कब्जे के बाद रुबिज्ने पोप्सना की ओर बढ़ रही है रूसी सेना। दरअसल ये वो इलाके हैं जो पूर्वी इलाके कहे जाते हैं और अब सीधे सीधे उत्तर और दक्षिण से हटकर रूस की सेना पूर्व की तरफ बढ़ चुकी है। अभियान में यानी प्री वॉर स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव है। यूक्रेन के डोनेट्स्क के शहर में तेजी से आबादी घट रही है। लुहेंस्क और डोनेट्स्क जिसे स्वतंत्र स्वयंभू गणतंत्र कहा गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है रूस की तरफ से, लेकिन फिर भी वहां की स्थिति को देखते हुए वहां की आबादी घट रही है, यानी शरणार्थियों की संख्या ज्यादा हो रही है। लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध की ये टॉप अपडेट्स आपने देख ली और इसी के साथ आइए वॉर जोन से निकलकर अब सीधे आज की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग की तरफ चल पड़ते हैं। आज की बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग, युद्ध के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, नीरव मोदी विजय माल्या को सौंप सकता है। कुछ कानूनी दांवपेच जरूर है, लेकिन ब्रिटेन उन लोगों का स्वागत नहीं करना चाहता जो भारत से भागे हुए हैं। बोरिस का भारत को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। नीरव मोदी विजय माल्या को भारत को सौंपना चाहते हैं। कुछ कानूनी पेच की वजह से हो रही है देरी, लेकिन ब्रिटेन उन लोगों का स्वागत नहीं करना चाहता जो कानून से भागते फिरते हैं। और आइए इसी बड़ी ब्रेकिंग के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हमारे साथ दो विशेष अतिथि आज की चर्चा में जुड़ने वाले हैं। इस वॉर ब्रेकिंग के साथ ही आइए सीधे जरा स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ आज विशेष रूप से जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं BS निगम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। BS निगम साहब और संजय कुलकर्णी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। और मेरा सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए एक तरफ युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ बोरिस जॉनसन आके ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी और माल्या को भारत सौंपना चाहते हैं। कुछ कानूनी दांवपेच है, लेकिन ऐसे लोगों का हम कोई वेलकम नहीं करते। यानी एक हिंट उन्होंने दे दिया कि भारत को जल्द ही इन्हें सौंपा जा सकता है। ये जो टैक्टिस अपनाई जा रही है, क्या इसे इमोशनल टैक्टिस तो नहीं मानेंगे? क्योंकि भारत को किसी भी प्रति हमने पहले भी देखा अमेरिका ने कोई दबाव नहीं दिया, बोरिस जॉनसन भी आ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट कहा जा सकता है भारत के लिए। किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं कि वो रूस के प्रति अपना क्या रवैया रखते हैं। किस तरह से ले रहे हैं बोरिस जॉनसन के इस तोहफे को आप, कुलकर्णी सर? देखिएगा कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, धीरे धीरे करके हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है किस प्रकार से उसको रूस से दूर किया जाए, किस प्रकार से भारत को खुश किया जाए। तो सबको ये लग रहा है कि भारत और रूस के जो संबंध है, जो पारंपरिक संबंध है, वो इतने अच्छे हैं कि कितना भी कुछ कर लो, भारत और रूस के संबंधों में कोई दरार आने वाली नहीं है। तो ये इस तरीके से जो बातचीत करते हैं, इसका अब बोरिस अपने जो उनके प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने माना है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं, इसको उन्हें कोई ये शक नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो कार्रवाई उन्होंने कही है कि जरूर माल्या वो ये सब को जितने भी यहाँ से भगोड़े हैं जो यूके में जाकर के बस जाते हैं, उनको वो बसते नहीं देंगे। इसका कारण यही है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और ऐसे हालात में वो अलग थलग ना पड़ जाए, बट वही उसका मकसद है।
कुलकर्णी सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से बोरिस जॉनसन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ नीरव मोदी या माल्या की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं लगता कि वो भारत को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको रूस के प्रति जो भी आपको व्यवहार रखना है आप रखिए, लेकिन देखिए हम आपको दे रहे हैं बहुत कुछ दे रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं से एक इमोशनल प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है भारत पे कि देखिए हमने दे दिया आपको, अब आप सोचिए कि आपको रूस के साथ क्या करना है? ऐसी सिचुएशन तो नहीं नजर आ रही। नहीं, देखिए ऐसे है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप देखें जो ग्रेट ब्रिटेन के संबंध है भारत के साथ वो भी अच्छे रहे। ऐसे नहीं है कि संबंध अच्छे नहीं है। बोरिस जॉनसन बार बार जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जरूर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका मानना है कि किसी प्रकार से भी भारत के साथ अच्छे संबंधों के साथ और अच्छा पेश आया जाए, जिससे कि भारत जो है रूस नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिखना चाहिए, ना बनस्पत रूस के साथ दिखे। पर लेकिन ये मुझे नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि जरूर भारत जो है बार बार जो चीज ठीक नहीं है उसके ऊपर अपनी जो व्याख्याएं देता है कि जैसे बूचा में हुआ, भारत ने जरूर कहा कि जो बूचा में हुआ वो ठीक नहीं है, लेकिन ये कहना कि भारत को रूस के साथ जो पारंपरिक संबंध है उसमें दरार लाने की कोशिश अगर करते हैं और ये सोचते हैं कि पश्चिमी देशों के साथ खड़े मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है इसमें संभव है, क्योंकि भारत और रूस के पारंपरिक संबंध अच्छे हैं, भारत और पश्चिमी देशों के संबंध अच्छे हैं, भारत और यूएस के भी संबंध बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, भारत रूस के संबंध हो, चाहे भारत यूएस के हो या भारत ब्रिटेन के संबंधों पर ही दरअसल तमाम जो विदेशी रिश्ते होते हैं, विदेशी नीतियां होती हैं, उनका आधार ये संबंध ही होते हैं। निगम साहब, क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और आप समझते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से, खास तौर से बोरिस जॉनसन का युद्ध के दौरान भारत आ जाना, इसके पहले हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन साहब भी मुलाकात कर चुके हैं, वर्चुअली मीटिंग वो हुई थी। बोरिस जॉनसन साहब आते हैं, जिस तरीके से वो नीरव मोदी या माल्या को सौंपने की बात करते हैं, क्या ये माना जाए कि एक तरफ तो स्ट्रैटेजिकल वॉर चल रही है, दूसरी तरफ एक डिप्लोमेटिक वॉर भी चल रही है, और उस डिप्लोमेटिक वॉर में दरअसल भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, और इसीलिए भारत को, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगी, हो सकता हो कि आप दोनों इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है आम भाषा में कि भारत को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो। आप किस तरीके से लेते हैं जिस तरह से बोरिस जॉनसन साहब कह रहे हैं कि ले लो भाई, नीरव और माल्या दोनों को हम देने को तैयार है, थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां आए, बस वो खत्म हो जाए, हम रखना नहीं चाहते। निगम साहब, नहीं, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो शब्द आपके द्वारा प्रयोग किया गया बिल्कुल सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और देखिए, एक बड़ी डीलों के लिए हमेशा महंगे तोहफे ही दिए जाते हैं जी, ठीक है ना, कोई चाय पानी पे नहीं बुलाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपने एक इमोशनल भी बात कही है, प्रेशर टैक्टिक भी कही है, वो भी अपनी जगह सही है और वो होना ही होता है। अब चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगभग समान होती है और भारत को लेकर के भी उनके दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है, और इस परिस्थिति में जब युद्ध हो रहा है और ये डिप्लोमेटिक अप्रोच चल रही है, तो इसमें ये दोनों एक साथ आने के लिए ये उनकी उसी क्रम में एक विजिट है। मैं इसको इससे ज्यादा नहीं देखता हूँ। लेकिन जो नीरव मोदी का मामला है और माल्या का मामला है, वो चूंकि ब्रिटेन में अपनी जो कानूनी लड़ाई है उसके लगभग अंतिम पड़ाव पर है, और जैसा उन्होंने कहा है अभी जॉनसन साहब ने कि ये थोड़ा कानूनी अड़चने हैं, वो छोटी मोटी अड़चने हैं, तो जब ये सौंप देगा भारत को, तो ये उसके एक ये स्थिति बनती है कि भाई अब तुम भी हमारे लिए कुछ सोचो। रूस के बारे में हम नहीं चाहते कुछ, आप कोई आपके संबंध ठीक है ओके, लेकिन जैसे हम लोग चाहते हैं अब हमारे बारे में भी कुछ सोचो, अब हमारे साथ भी अब आने के प्रयास करो। ये उसी क्रम में उनका एक तरीका है। लेकिन साथ में आने के प्रयास के लिए तो दोनों तरफ से आगे चलना होगा ना। यहाँ पे कुलकर्णी सर, आपने देखा कि अभी G7 की मीटिंग होनी है, G7 में बतौर गेस्ट भारत को इनवाइट करने के मूड में जर्मनी नजर नहीं आ रहा है, यानी उसमें से एक है जो ये दिखा रहा है कि भाई हम गुस्सा हैं, बाकी दो हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं हम आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये कौन सी टैक्टिस है कि दोनों तरफ से ये साथ चल रहा है, इसको किस तरह से फिर लिया जाए? लावनी, अगर आप देखें तो जो पश्चिमी देश हैं
उनका भी डिपेंडेंसी जो रूस के ऊपर है बहुत जबरदस्त है। और अपने विदेश मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि आप बार बार भारत की ओर कह रहे हैं, आप एक दोपहर में जितना तेल खरीदते हैं भारत उतना ही खरीद रहा है, तो आप हमारी तरफ ना देखें, आप अपने आपके घर बाहर में देखें कि किस प्रकार से आपकी डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है। और यही नहीं, अगर देखा जाए कि अब देखेंगे आप पश्चिमी देशों के बीच में भी एक दरार है। G8 से G7 रूस अभी नहीं बना है। G8 से अगर G7 बना है तो 2014 से लेकर के अगर आप देखें यूक्रेन और रूस के बीच में जबरदस्त और खास करके जो डोनबास का रीजन है वहां पे बहुत तरीके से लड़ाई हो रही है। मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 जो एग्रीमेंट्स है उससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में 2014 से लगातार, और जिस प्रकार से क्रीमिया के ऊपर हमला हुआ, हाँ अगर उस मद्देनजर में देखा जाए तो सबको लगता है कि रूस जो है बार बार, क्योंकि पश्चिमी देश जो है इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा होता है और जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर पश्चिमी देशों का एक बोलबाला है, सबको लगता है कि रूस बैकफुट पर है। रूस जिस प्रकार से रूस ने सोचा, रूस को मालूम है रूस 2014 से लड़ रहा है और तब से उसने जो हासिल रूस ने करना था वो अब धीरे धीरे करने की कोशिश कर, और खासकर ईस्टर्न यूक्रेन में मकसद क्या है ये रूस का, कि जो क्रीमिया उसने लिया है और ओडेसा से लेकर के मारियोपोल से लेकर के पूरा डोनबास रीजन है, जो लैंड कॉरिडोर उसको चाहिए तकरीबन दे दिया। और चाहे कुछ भी हम कहें, मारियोपोल जो है उसको चाहिए था, सी ऑफ एजोव चाहिए उसको, बाल्टिक सी चाहिए, उसे नहीं चाहिए कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका जो है किसी प्रकार से भी उन देशों से मिल करके चाहे एक्सरसाइजेस के तौर पर या किसी प्रकार से कि बाल्टिक सी में आकर के रूस के, और जिस प्रकार से मॉस्को फ्लैगशिप के ऊपर हमला हुआ है, ये साफ जाहिर करता है क्या कि कुछ भी कहे सब कोई चाहते हैं लड़ाई रुके, पर जिस प्रकार से यूक्रेन को जिस हथियारों को बार बार से लैस किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, मकसद लड़ाई खत्म करना नहीं है, लड़ाई को जारी रखना है, जिससे कि रूस को कमजोर करना है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मकसद है कि युद्ध जारी रहे। यहाँ पर मेरा सवाल आप दोनों से सेम रहेगा। सवाल मैं बीएस निगम साहब आपके साथ कर रही हूँ कि जब यूक्रेन पहुंचते हैं बोरिस जॉनसन उस समय की बॉडी लैंग्वेज, और जब इंडिया पहुंचते हैं बोरिस जॉनसन उस समय की बॉडी लैंग्वेज, कितना फर्क नजर आता है? बिहेवियर में क्या फर्क नजर आता है और क्या एक्सपेक्टेशन भारत से अभी फिलहाल नजर आती है? क्योंकि ठीक है वो देने की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, और जो वो लेना चाहते हैं भारत वो दे नहीं सकता है। सवाल तो यही है। यहाँ पर ये जो दो बॉडी लैंग्वेजेस आपने अलग अलग देखी होंगी, किस तरीके से आप लोग इसका आकलन करेंगे? सबसे पहले निगम सर। देखिए, अभी जो आपने जिक्र किया था G7 में जर्मन द्वारा बुलाया या न बुलाया जाने के बारे में जी जो बात हुई है, जॉनसन साहब भी उसी प्रेशर टेक्निक के अंदर आए हैं, ठीक है, क्योंकि भारत मेंबर तो है नहीं और ये होस्ट कंट्री के ऊपर प्रोटोकॉल ये डिपेंड करता है वो बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते। तो ये एक भारत के ऊपर दबाव की भी है कि देखिए हम आपको चाहते हैं कि आपको बुलाया जाए। ये उस दृष्टिकोण से भी मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक उससे पहले ये बात ये उनकी विजिट हो रही है, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जर्मन में जो मीटिंग होने वाली है G7 की, उसका अर्थ साफ जाहिर ये है कि एक ये एंटी रशिया मीटिंग होनी और भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाए या ना जाए। तो वो न जाने का निर्णय भी भारत ले सकता है बुलाए जाने के बावजूद भी। ये थोड़ा सा एक अलग तरह का एक समीकरण बन रहा है जी, है ना। तो जॉनसन उसी एक बहुत सारा दिमाग में एक आइडियाज लेकर के आए हैं जो उनसे वो डिस्कस करेंगे। आइडियाज लेकर आए हैं कुलकर्णी सर, लेकिन आइडियाज का जो निष्कर्ष है वो भी उनको पता है। इसलिए मैंने कहा कि दो बॉडी लैंग्वेजेस को याद करना चाहिए, उन तस्वीरों को भी जब वो यूक्रेन के में थे और जब वो इंडिया में थे, इसीलिए उसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे स्ट्रैटेजिकल वॉर में। कुलकर्णी सर। बिल्कुल, आप देखिएगा जो प्रधानमंत्री है बोरिस को इनको मिल के आए हैं, जेलेंस्की को मिल कर के आए हैं, उसके बाद अब भारत में हैं, अपने प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज उन्होंने जिस प्रकार से बयानबाजी उधर की है और आज जिस प्रकार से लग रहा है भारत के साथ वो चाहते हैं कि संबंध अच्छे रखें और भारत किसी प्रकार से ना दिखे। अब ये है कि पूरे विश्व भर में एक तरीके से सबको लग रहा है कि कहीं भारत हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, ईरान हुआ, ये सारे के सारे जो देश हैं जो अगर एक इकट्ठे हो जाए और अब धीरे धीरे करके अगर अफ्रीका भी गुट में मिल जाए तो पश्चिमी देशों का जीडीपी जरूर ज्यादा होगा, लेकिन जो देश इस प्रकार का
संबंध हैं उनमें दरार पड़ने का बहुत खतरा है, और खासकर तेल के जो भाव हैं वो बहुत जरूरी है। गैस जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, सारा डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है। रिस्ट्रिक्शंस और जितने भी सैंक्शंस रूस के ऊपर लग रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है, कीमतें उधर बढ़ रही है, उनको परेशानी हो रही है। और इसीलिए बिल्कुल रूस ये जानता है, जितने सैंक्शंस, रूस ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जितने सैंक्शंस आप मेरे ऊपर लगाएंगे उससे कहीं ज्यादा परेशानी आपको होगी। इसीलिए आप देखिए सैंक्शन का भी एक गेम चल रहा है कि इधर से सैंक्शन लगता है, उधर रूस भी काफी सैंक्शंस लगा देता है, बिकॉज रूस को ये पता है कि नुकसान उसका कम बल्कि पश्चिमी देशों का ज्यादा होने वाला है। इन सबके बीच में आइए कुछ वॉर ब्रेकिंग इस वक्त हमारे साथ आ रही है। वॉर जोन से निकलकर सीधे वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बोरिस जॉनसन ने बड़ी घोषणा की है। अगले हफ्ते से कीव में फिर से खुलेंगे ब्रिटेन के दूतावास। भारत के रूस संग काफी पुराने रिश्ते हैं। बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं रूस को लेकर भारत का स्टैंड सभी को पता है। ये भी बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि सभी को पता है कि स्टैंड क्या होगा। भारत का स्टैंड कभी ना बदला था ना आगे बदलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत संग ब्रिटेन के रिश्ते काफी मजबूत हैं। भले ही रूस को लेकर भारत का स्टैंड सभी को पता है, रूस को लेकर भारत का स्टैंड कभी नहीं बदलेगा, बावजूद इसके ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बोरिस जॉनसन का ये स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है। बीएस निगम साहब देखिए, अभी जो बातें आप लोग कर रहे थे, अगर बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि देखिए हमें पता था कि स्टैंड क्या है, हमें पता है कि आगे भी स्टैंड नहीं बदलेगा, इसीलिए हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। ये इफ एंड बट वाली जो सिचुएशन है, जो भारत के सामने बार बार डीलिंग स्टेटमेंट के रूप में सामने आ रही है, इस स्टेटमेंट को लेकर अब भारत का क्या रुख हो सकता है? युद्ध रोकना है, यह भी एक मकसद है। युद्ध जारी हो रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, उनको रोकना भी एक मकसद होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट इज द वे आउट? निगम सर, देखिए, बोरिस येल्सिन हो, नाटो हो, अमेरिका हो, ये युद्ध तो रोकना नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं युद्ध कंटिन्यू करे ताकि रूस और भी कमजोर हो, है ना। और जो आपने इससे पहले प्रश्न किया था कि बॉडी लैंग्वेज का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साथ साथ चलते हुए कंधे से कंधा मिलाना और मारना और हाथ मिलाने में अंतर होता है जी। जब कोई कंधा मिलाता है उसको खई मारना बोलते हैं, वो चढ़ाना होता है कि आप दूसरे चढ़ा रहे हैं, और जब हाथ मिलाना होता है तब वो पारिवारिक रिश्ते होते हैं। भारत के साथ में जो जॉनसन ने हाथ मिलाया, मोदी जी को दोस्त कहा, वो दिखाता है कि वो किस मकसद से आए हैं। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि वो दबाव डालना चाहते हैं, ठीक है ना। और वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। वहां पर उनको एक प्रकार से दोस्ती निभानी थी, ये दिखाना था दुनिया को, और सड़क पर निकल गए थे। ये बॉडी लैंग्वेज एक अलग थी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि भारत की जो उपयोगिता है और भारत का जो इस समय अस्तित्व है उसको दुनिया मान रही है, ये उसी की श्रृंखला में है। भारत को न छोड़ सकते हैं, और भारत के बगैर कोई भी विदेश नीति किसी भी देश की, जो बड़े बड़े देश हैं और यूक्रेन को लेकर के, वो कामयाब हो नहीं सकती। और भारत के स्टैंड के बारे में मोदी जी ने बड़ा साफ कर दिया है कि हम दोनों से युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है, हम बातचीत के पक्ष में है। यही भारत का स्टैंड रहने वाला है। भारत का स्टैंड यही रहा है अब तक, और यही आगे रहने वाला है। भारत का स्टैंड आगे भी कुलकर्णी सर यही रहने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ना किस तरीके से बोरिस जॉनसन अब कहते हैं ना कि चॉकलेट और चॉकलेट में ऊपर से क्रीम। कह रहे आए तो थे, मैं मारियोपोल पर बात जरूर करता, मैं यूक्रेन पर बात करूंगा, कीव में हम दूतावास खोल रहे हैं। रूस को लेकर हमें भारत का स्टैंड पहले से ही पता था, वो ये कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि आप बदलने वाला नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नीरव मोदी और माल्या की बात की, तो वही मैंने कहा ना, चॉकलेट भी दे रहे हैं और चॉकलेट के ऊपर क्रीम भी दे रहे हैं। हमें क्या सिलेक्ट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। कुलकर्णी सर, लावनी, कुछ भी आप कहें, भारत जो है अपनी स्थिति ऑल जो भी पॉलिसीज हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट पे हम लेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम किसी के ये कहने के ऊपर कि आप हमारे साथ, सब कोई जानता है कि भारत और रूस के जो संबंध है बहुत पारंपरिक है। भारत जो है काफी डिपेंडेंसी है, 40 to 60% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रूस से आता है। आप
जितना भी कर ले, जिस प्रकार से हमारे संबंध चीन के साथ और जिस प्रकार से चीन अपना विस्तारवाद में है, जिस प्रकार से पाकिस्तान पे हालात हैं, ऐसे हालात में जब हमारे संबंध और खासकर जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी जो है और एक दूसरे को निर्भरता है, वो बहुत ज्यादा है रूस के ऊपर। और तेल जो है, रूस जो है तकरीबन 14 बिलियन बैरल पर डे बनाने की काबिलियत रखता है। ईरान जो है 2.5 मिलियन बैरल पर डे की काबिलियत है, तो ईरान से भी सैंक्शन उठेंगे। रूस तो इस तरह का जो एक एम्बिगुअस सिचुएशन जो है, इस पे कोई भी पश्चिमी देश है कुत्ता भी कर ले, रूस के बरखिलाफ नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो संबंध है रूस के साथ अच्छे रहने चाहिए और इस पे कोई शक नहीं है कि संबंध अच्छे रहने में लेकिन हमारा इस सिचुएशन में क्योंकि अब आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिकल जो वॉरफेयर होती है उसको आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम ये जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। अगर ऐसी परिस्थिति में चाइना भारत के खिलाफ कोई गलत गतिविधि करता है, जैसा कि वो हमेशा करने की कोशिश करता रहता है और ये कहा जा रहा है कि वो कर रहा है ऐसी कोशिश, ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होगा रूस का स्टैंड, फिर क्या होगा इन पश्चिमी देशों का स्टैंड? क्योंकि भारत यूक्रेन के मसले पर तो तटस्थ बना हुआ है, लेकिन जब भारत और चाइना की बात आएगी तो क्या ये देश तटस्थ रह पाएंगे? क्या रूस तटस्थ रह पाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुलकर्णी सर, ऐसे है कि भारत की लड़ाई, अगर लड़ाई का माहौल बनता है, भारत की लड़ाई भारत ने लड़नी है, इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई भी देश भारत के लिए नहीं आएगा। आपने खुद देख लिया, यूक्रेन को उकसाया गया इतना, यहाँ तक कि यूक्रेन ज़ेलेंस्की लगा हुआ है कि उसको लगेगा। और आपने देख लिया कि जी के बारे में बात नहीं की है, चाहे कितनी भी उनको सहायता देते रहे। तो भारत की लड़ाई जो है भारत ने खुद लड़नी है, भारत ने आत्मनिर्भर होना है। सिक्योरिटी के मामले में कोई मदद नहीं देगा, मैक्सिमम न्यूट्रलिटी हो सकती है रूस की तरफ से, पर यह कहना कि कोई देश हमारी मदद करने के लिए आएगा, नहीं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यकीन करना है कि संबंध हमने जो रूस के साथ पारंपरिक संबंध है बहुत अच्छे हैं, रूस के और चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसी हालात में हम लोगों ने क्या करना है, लड़ाई अगर होती है या जो भी कुछ होगा वो हमने खुद लड़ना है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कोई भी देश हमारी मदद करेगा। मदद हमने खुद करनी है, हमने अपने पांव पे खुद खड़े रहना है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। यानी अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और रक्षा क्षेत्र में खास तौर से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ भी चुके हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की कुछ और वॉर ब्रेकिंग्स का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग का जरा रुख कर लेते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट्स फिलहाल आप देख रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और खास तौर से कुलकर्णी सर हमारे साथ बने हुए हैं, वीएस निगम सर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलकर्णी सर, मारियोपोल पे लगातार बात आ रही है, मारियोपोल पर कब्जा, रूसी कब्जा, और रूस का ये कहना कि मारियोपोल जीतने का मतलब है यूक्रेन को जीत लेना। ये मारियोपोल स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, और क्यों ऐसे रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि मारियोपोल जीत लिया मतलब यूक्रेन जीत लिया? ऐसे है कि आप अगर देखें 2014 से लेकर के पूरे, चाहे वो लुहांस्क का रीजन हो या डोनेट्स्क का रीजन हो, चाहे डोनबास का जो कैपिटल है वो मारियोपोल है। मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 के बाद भी मारियोपोल के ऊपर कब्जा यूक्रेन कर रहा है और सी ऑफ अज़ोव के मद्देनजर। और जब अब क्राइमिया जो है वो रूस के पास है, ओडेसा के ऊपर अब धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि रूस का कब्जा होता जा रहा है। वहां पे माइकोलेव के ऊपर, खार्किव के ऊपर रूस का कब्जा होता जा रहा है। तो ये जो लैंड कॉरिडोर है और धीरे धीरे करके डोनबास का जो रीजन है इसको अगर कनेक्ट करना है, हमने पूरा का पूरा रूस ने तो ओडेसा के साथ, क्राइमिया के साथ, तो ये लैंड कॉरिडोर होना बहुत जरूरी है। और उसके द्वारा जो यूक्रेन है वो बिल्कुल लैंडलॉक हो जाएगा, मतलब उसका जो एक्सेस है, चाहे सी ऑफ अज़ोव हो या ब्लैक सी हो, उसको आना बिल्कुल। और खासकर अब जिस प्रकार से यूक्रेन ने कहा जाता है कि फ्लैगशिप जो मॉस्को है उसको अगर उन्होंने डुबोने की कोशिश की है, और ये डुबोने की जो कोशिश की है
कि जो नेपच्यून मिसाइल फायर हुआ है वो उनके पास कहां से आया है। तो ये सब के मद्देनजर अब जब रूस को भड़काया गया है, अब रूस छोड़ेगा थोड़ी, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मारियोपोल में 2000 लोग अभी भी लड़ रहे हैं, इसमें भी शक नहीं, क्योंकि स्टील प्लांट जो है इतना बड़ा स्टील प्लांट है, अंडरग्राउंड टनल्स है, उसके अंदर रह सकते हैं और उसको सब जगह से घेराबंदी किया जाएगा। अब उसको जरूरत नहीं है। मारियोपोल के ऊपर कब्जा, यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है पूरा का पूरा रूस के कब्जे में चला गया। बिल्कुल, ईस्टर्न यूक्रेन पूरा का पूरा ये रूस के कब्जे में चला जाएगा। और आइए इसी के साथ वॉर ब्रेकिंग का जरा रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वॉर ब्रेकिंग का सीधे रुख कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 58th डे है, 58वां दिन है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन हमले में 13,414 रूसी सैनिकों की जान गई है, 7,000 जवान अब भी लापता है। रूस की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये पहली बार है जब रूस ये कह रहा है कि उसे भी क्षति हुई है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि यूक्रेन हमले में 13,414 रूसी सैनिकों की जान गई है, 7,000 जवान अब भी लापता हैं। जल्दी से कुलकर्णी सर आपके पास आते हुए, रूस इससे पहले लगातार कह रहा था कि हमें कोई क्षति नहीं हुई है, बहुत कम संख्या बताई जा रही थी उसकी तरफ से, लेकिन अब रूसी मीडिया की तरफ से उनके हवाले से अगर ये कहा जाता है कि काफी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, रूसी सैनिकों को क्षति पहुंची है, यानी जो हथियार मुहैया कराए गए यूक्रेन को, कहीं ना कहीं से यूक्रेन जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था रूस की तरफ से कि ये तो एक हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, प्री वॉर स्ट्रैटेजी क्या रूस की फेल हुई है, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं कहूंगा लादनी ऐसी नहीं है। रूस को मालूम था कि 2014 से वो लगातार यूक्रेन के साथ लड़ रहा है और वो भी ईस्टर्न यूक्रेन में। अगर इतने रूस को, क्योंकि इस बारे में जो के एग्रीमेंट में और जिस प्रकार से वो पूरा सीजफायर लाइन है, 15 किलोमीटर दोनों तरफ दूर रहना है। मारियोपोल में बहुत यूक्रेन का कब्जा रहा है, सिर्फ डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में रहा। तो रूस को इस बात की पूरी ये शंका थी कि ये जो हम लोगों को लग रहा था रूस की ताकत को देख करके ये तो 7 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, और आपने देखा बोरिस जॉनसन क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई तो 2023 तक जाने की उम्मीद है। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई खींचने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और रूस जो है वो भी नहीं चाहता है कि पश्चिमी यूक्रेन के ऊपर उसका ज्यादा दबदबा हो। वो ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन और जो रिवर डिनाइट पर है वहां तक आकर के जो जहां पर सबसे ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्रीज उसको होते थे, नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, जो यूक्रेन का पूरा मकसद है और जो जान है वो तो पूरी की पूरी रूस के हाथ में आ गई। और वहां पर रूसी बोलने वाले नागरिक भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बिल्कुल इसीलिए वो पूर्वी क्षेत्र पे ज्यादा बल दे रहा है। लेकिन निगम साहब, एक तरफ रूस हमले पर हमला कर रहा है, यूक्रेन झुक नहीं रहा है, यूक्रेन को जो लॉजिस्टिक्स मिल रही है उसके माध्यम से लगातार ये युद्ध जारी है। लेकिन अगर रूस इस बीच ये कहता है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, बट कई इफ एंड बट्स हैं, फिर 9 मई की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये कई चीजें जब एक साथ चल रही हैं तो फिर यहाँ पर जो युद्ध रोकने की डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो कहां नजर आ रही है? निगम सर, नहीं, अब ये तो बात आपकी सही है कि 2 अलग अलग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। युद्ध की खत्म करने के बाद भी आप कह रहे हैं और डेट फिक्स कर रहे हैं। अगर युद्ध खत्म करना है तो आज ही नहीं हो सकता है ना, तो आपको 9 तारीख का इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके अंदर एम है और आप उसको 9 तारीख से जोड़ के देखना चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री डे के हिसाब से, है ना। लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं मैडम, ये जो इनका 20,000 के करीब का जो टोटल बैठता है, जो मिसिंग है और मारे गए हैं, जो स्वीकार किया है, तो इससे तो ये इस बात की पुष्टि होती है कि जो जेलेंस्की साहब कह रहे थे वो भी फिगर 20,990 के करीब आती थी, है ना। तो हमें अब जेलेंस्की की बात को यकीन करना पड़ेगा। और जो हम अक्सर बात किया करते थे, ये फिगर आ रही है अब वेस्टर्न मीडिया से आ रही है, वहाँ की मीडिया ये ऐसी खबरें दे रही है। इसका मतलब अगर ये स्वीकार कर रहे हैं तो जेलेंस्की साहब की बात में जान है कि इतना नुकसान उसको हुआ है। ये देर से मान रहे हैं, जेलेंस्की साहब ने पहले इस बात को बता दिया है। कुलकर्णी सर, देखिए ये बात तो है, पहले ये कहा जा रहा था कि वॉर प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर आज रूसी मीडिया के हवाले से खबर आती है तो इसका मतलब कि नुकसान रूस को भी हुआ है। इस पे कोई शक ही नहीं कि रूस को नुकसान हुआ है। इसलिए रूस जब तक अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को जब तक वो हासिल नहीं करेगा
अब जैसे आप कह रही हैं, अगर रूस ने माना है कि उसके 13,000 सैनिक मारे गए हैं, उसके 7,000 सैनिक घायल हुए हैं, और बार बार कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि 20,000 सैनिक रूस के मारे गए हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि रूस जब तक अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को गेन नहीं करेगा, तब तक वो लड़ाई नहीं रोकेगा। क्योंकि जितने भी अब जावेलिन मिसाइल्स हैं, स्टिंगर मिसाइल्स हैं, नेपच्यून मिसाइल्स हैं, जिस तरीके से जावेलिन मिसाइल्स को, और ये जो अर्बन वॉरफेयर होता है, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के साथ बहुत पहले से लड़ाई करा है, और ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है लगातार, इसमें रूस का नुकसान पहले भी हुआ है और अभी भी होगा। लेकिन रूस चाहेगा कि ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के ऊपर उसका पूरा कब्जा हो, तभी लड़ाई रुकेगी। लेकिन सर यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कुलकर्णी सर कि एक तरफ देखिए रूस के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, यूक्रेन में जेलेंस्की की एक जिद, उनका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, लेकिन इन सबके बीच अमेरिका या दूसरे जो पश्चिमी मुल्क हैं वो जो प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जब तक ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी तब तक कैसे कह सकते हैं कि रूस का वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये युद्ध छेड़ा गया, या इस युद्ध का अंत हो जाएगा? ये प्रॉक्सी वॉर करने वालों की संख्या तो ज्यादा है ना, उस पर किस तरीके से पार पाया जाएगा? देखिए, एक तो कितने लाखों लोगों ने पलायन कर दिया, यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन से लाखों लोगों ने पलायन कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया। उसके बावजूद भी जिस तरह ओडेसा में 10 लाख की आबादी, मारियोपोल में 5 लाख की आबादी, माइकोलेव में 5 लाख की आबादी, खरसान में 3 लाख की, अब इतनी आबादी थी, अब नहीं है, अब शायद 2-1 लाख ही लोग रह गए होंगे और काफी लोग मरे होंगे, कोई शक नहीं। इतनी बमबार्डिंग के बाद, इतने मिसाइल फेंकने के बाद यानी नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है, नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन इस नुकसान की क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति तभी होगी जब ये युद्ध जाकर रुकेगा और एक नई तस्वीर आएगी। युद्ध रोकने की जिम्मेदारी जिन पर है वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, क्योंकि वो तो एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, यूक्रेन तो बस एक मोहरा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर यह भी देखना होगा कि ये युद्ध दरअसल राष्ट्रवाद और विस्तारवाद के बीच का युद्ध है, और जब तक इस बारीक रेखा को नहीं समझा जाएगा तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलकर्णी सर आपका भी धन्यवाद, निगम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ वॉर जोन से आज हमने आपको युद्ध के 58वें दिन जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों से आपका वास्ता करा दिया है। 60 दिन 2 दिनों में पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में क्या कुछ बदला है, क्या बदलाव बड़ा भारत को लेकर भी आया है, इसे भी लेकर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल वॉर जोन से आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।